गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा कल जो हमने पढ़ाया था, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। उसमें हमने शायद फर्स्ट लॉ पढ़ा दिया था आपको, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। एंड इसके अलावा शायद मोमेंटम भी डिफाइन किया था कि मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा रिवाइज किए दे रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या होता है फोर्स, क्या होता है, ठीक है ना। कोई पुशिंग और पुलिंग जो होता है, किसी बॉडी पे पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, दैट इज फोर्स। इसके बाद बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं। बैलेंस अनबैलेंस मतलब जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बेटा किसी भी बॉडी पे, अगर वो उनका रिजल्टेंट जीरो आ रहा है तो वो तुम्हारे बैलेंस फोर्स बोले जाते हैं, फोर्स बोले जाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन मीन्स अगर ये रिएक्शन है फोर्स एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है अनबैलेंस फोर्स में, अगर रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अप्लाइड इन एनी बॉडी इज नॉट इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। मतलब अगर कोई भी फोर्स, जितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनका अगर रिजल्टेंट करेंगे जीरो नहीं आ रहा तो अनबैलेंस फोर्स बोले जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ भी बताया था एंड आज मैं पढ़ाऊंगा सेकेंड लॉ। उसके पहले थोड़ा सा मोमेंटम बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है बेटा, जो सेकेंड लॉ होता है न्यूटन्स का, उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मोमेंटम पता करेंगे। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर एग्जांपल के तौर पे बता दें कि जैसे कि एक टेनिस बॉल है, ठीक है ना, एंड एक क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल है बेटा। तो क्रिकेट बॉल जो होती है, टेनिस बॉल होती है जो लेस मास होती है, मतलब मास कम होता है कंपेरिजन टू क्रिकेट बॉल, मास मोर मास, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी बॉडी पे मास ज्यादा होगा या जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसमें उतना ही फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जिस भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का, मान लो क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा होता है तो उसके लिए क्या होता है, जो गेंदबाज बॉलिंग कराता है या बॉल फेंकता है तो बैट को क्या तेज से घुमाना पड़ता है। लेकिन वो जो टेनिस बॉल होती है ड्यू टू द लेस मास के कारण उसमें क्या होता है, इसमें मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है ना। इसमें कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेस फोर्स कंपेरिजन टू इसके, ठीक है ना, इसके कंपेरिजन टू इसके कंपेरिजन में, समझ में आया। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है बेटा, क्या मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय P, it is denoted by P and product of mass and velocity is called मोमेंटम। जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है वही मोमेंटम बोला जाता है, क्या बेटा, मोमेंटम। एंड इसके यूनिट होती है बेटा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स, या कह सकते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है तुम्हारी। इसके बाद एक चीज आगे मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, जो फोर्स अप्लाई होता है बेटा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP अपॉन dt। मीन्स dP मीन्स देखो d जहां भी होगा बेटा वो बहुत स्मॉल टाइम के लिए, ठीक है ना, स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब बहुत थोड़े से टाइम के लिए। स्मॉल मतलब छोटा सा एक जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा, तो उसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा मीन्स होता है डीपी, डीपी इज द डिफरेंशिएशन, दिस द डिफरेंशिएशन। नाउ वी ओनली
टीच यू दैट कि जो होता है फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। इतना ध्यान करो केवल, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी अपॉन डी। मतलब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोर्स जो होता है अगर मोमेंटम में जो चेंज हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द डायरेक्टली साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। नहीं समझ पाए बेटा, इतना समझ में आया। एफ प्रोपोर्शनल टू एम मतलब फोर्स जो अप्लाई होता है वो एम के प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मतलब कि यह वी जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं P इज इक्वल टू एम वी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। एंड अभी इसके आगे जस्ट पढ़ाऊंगा सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ, या न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ाऊंगा, उसमें ये अप्लाई होगा तुम्हारा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये ध्यान रखना बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। इसके बाद कल मैंने बताया था एक चीज, क्या एक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा था हमने। क्या क्वेश्चन पूछा था? क्वेश्चन था कि बेटा अगर कोई दो बॉडी हैं अगर हाई स्पीड से चल रही हैं, ठीक है ना, अगर हाई स्पीड से चल रही है या हाई वेलोसिटी से चल रही है, तो अगर सेम टाइम में अगर मास एक का कम है एक का ज्यादा है, द मतलब की है कि अगर दो हैवी बॉडी हैं, टू बॉडीज ए हैवी वन ए लाइट आर एक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स ऑन द सेम टाइम, लाइट बॉडी अटेन्स द हायर वेलोसिटी। देखो एक चीज ध्यान करो बेटा कि जैसे कि किसी बॉडी का दो बॉडी है ए और बी, तो अगर इसका मास सपोज दैट बी का मास ज्यादा है, मतलब m2 मान लो, इसको m1 मान लो, तो m2 इज ग्रेटर देन m1 कर दोगे, मतलब मास ऑफ सेकेंड बॉडी बी का ज्यादा है एंड मास ऑफ फर्स्ट बॉडी का अगर कम है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जिस भी बॉडी का मास ज्यादा होगा कंपेरिजन टू अदर बॉडी, तो जिसका मास ज्यादा हो उसकी वेलोसिटी कम होगी। क्या वेलोसिटी कम होगी? मास ज्यादा होगा मतलब m2 की वेलोसिटी कम होगी, m1 की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये ज्यादा तेज चलेगा, ये कम तेज चलेगा। तो लेकिन यहां पे देखेंगे जब वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, मतलब कि एक ज्यादा है एक की कम है एंड मास भी अलग अलग है, देन देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम जो होगा बेटा वो सेम होगा। P1 इज इक्वल टू P2 या PA इज इक्वल टू PB, वो दोनों बॉडी का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा। ये ध्यान रखना कि जब कोई बॉडी जिनका मास अलग अलग है और अलग अलग वेलोसिटी चल रही है, मतलब जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो उसका जो मोमेंटम होगा सेम होगा। PA इज इक्वल टू PB, ठीक है ना। अब क्या है, एक चीज और ध्यान रखो बेटा कि अगर जैसे कि एक एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको कि जैसे कि कभी कभी एक वो आपने खेल देखो या कुछ भी देखा हो कि वो आते हैं खेल दिखाने वाले कि जैसे कि कभी हाथ से मारते हैं तो वो पत्थर टूट जाता है, या कराटे प्लेयर कह सकते हो, ठीक है ना, जो कराटे सीखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो कराटे प्लेयर होता है वो अगर किसी भी पत्थर पे हाथ मारता है तो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है बेटा? कि जब वो हाथ मारेगा तो उसकी जो मोमेंटम होगा स्टार्टिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जब उसमें पत्थर में पड़ेगा या टाइल्स में पड़ेगा तो उसका मोमेंटम अचानक से जीरो हो जाएगा। और जब भी अचानक से मतलब ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, ड्यू टू द चेंज इन मोमेंटम, द रीजन ऑफ ब्रेक ऑफ टाइल्स और स्टोन, मतलब कि जो मोमेंटम चेंज होता है बेटा अचानक से जीरो हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे पहले आएगा तेज हाथ मारेगा और जैसे उस टाइल्स पे पड़ेगा तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, P जीरो हो जाएगा, जिसके कारण वो ब्रेक हो जाती है, टाइल से ब्रेक हो जाती है। इसके बाद कल इसका न्यूमेरिकल भी बताया था, P इज इक्वल टू mv से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताया था मैंने कि
P इज इक्वल टू एम बी से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो कर सकते हो, जैसे कि किसी बॉडी का मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो तो P निकाल सकते हो। अगर P दिया हो मीन्स मोमेंटम दिया हो और वेलोसिटी दी है तो मास निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी निकालना है तो मास दिया हो एंड मोमेंटम दिया होगा, ठीक है ना। तो एक चीज यहां से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, एक की वैल्यू निकाल सकते हो ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन है ए बॉडी ऑफ मास 25 kg हैज ए मोमेंटम, ठीक है ना। कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका मोमेंटम दे रखा है तुम्हारा 25 मास दे रखा है 25 kg। क्या मास दे रखा है 25 kg, मोमेंटम दे रखा है मतलब P इज इक्वल टू 125 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी, क्या कैलकुलेट द वेलोसिटी। वेलोसिटी P इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब V की वैल्यू पूछ रहा है, तो P इज इक्वल टू mv होता है, तो यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन m। यहां से वैल्यू पुट करोगे 125 डिवाइड बाई 25 डिवाइड कर देना, ये 5 मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन है तुम्हारा कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग एन एलिफेंट मास दे रखा है 2000 kg एंड मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग कह रहा है, मतलब कि वेलोसिटी जो दे रखी है बेटा नेक्स्ट वाली तुम्हारी है, जो वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड एंड मास दे रखा है। ये क्वेश्चन करना है तुम लोगों को, ठीक है ना, सॉल्व करना। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले क्या बेटा यूनिट देखा जाता है, यूनिट सेम है कि नहीं है। ये देखो मीटर पर सेकेंड है और जे केजी में है, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, दोनों सेम है, मतलब केजी पर मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन तुम्हारा बुलेट मास। अरे ये करना है इतना केवल, ठीक है ना, इसमें मोमेंटम निकालना है। ये क्वेश्चन करके दिखाना जरा। समझ में आया। इसके बाद आता है बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ। व्हाट इज द न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या होता है, अभी जस्ट बताया था कुछ। जो क्वेश्चन लगा लेना है, सॉल्व कर लेना है। P की वैल्यू क्या होगी, M की दिया है, V की वैल्यू दी है, ठीक है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ बेटा अगर तुम डायरेक्टली डिफाइन करना चाहो तो F प्रोपोर्शनल टू होता है A, ठीक है ना। इसके अलावा डेरिवेशन है इसमें कि अभी जस्ट बताया था, किसी बॉडी पे जो फोर्स अप्लाइड होता है उसमें चेंज इन मोमेंटम एट स्मॉल टाइम एट द बेटा स्ट्रेट लाइन में होगा, जिस लाइन में क्या हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रहा है तुम्हारा, ठीक है ना। जैसे कि इसको क्या कह सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। अब क्या है, इसको लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। फोर्स वही बताया, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम, डीपी अपॉन डीटी बेटा, मतलब कि चेंज इन मोमेंटम। अब जो डीपी होगा बेटा वो होता है क्या, मास सेम है अगर, तो यहां से आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी अगर u है और फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो क्या होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी जब निकालते हैं तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होती है कि नहीं होती, मतलब v माइनस यू, या यहां से ये भी कर सकते हो mv माइनस mu अपॉन डेल्टा टी, या टी कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे डेल्टा टी होता है क्योंकि स्मॉल टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज टी भी लेना चाहो तो यहां पे टी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा,
बताओ। बेटा मोशन पढ़ाया है चैप्टर हमने। मोशन में क्या पढ़ाया है कि जो होता है इसको क्या लिख सकते हैं। अब यहां देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, dp इज इक्वल टू यम कॉमन ले लिया v माइनस यू अपॉन टी होगा, ठीक है ना। तो dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम देखो डेल्टा ए की वैल्यू क्या होती है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी की जगह क्या लिख सकते हो, यम ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। या अब यहां से इसमें पुट करोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, या प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनल हटा सकते हो तुम, ठीक है ना। या प्रोपोर्शनल टू के कांस्टेंट लगा सकते हो, मींस या प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा यम इंटू ए, या एफ इज इक्वल टू आ जाएगा के यम ए। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। समझ में नहीं आया, फिर दोबारा समझाऊं। देखो क्या होता है इसमें कि हमने बताया कि फोर्स जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी पे उसके चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है ना। एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स अप्लाइड। और ये मोमेंटम ऑलवेज टेक्स प्लेस लेता है, मतलब उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट भी काम करता है। ये ध्यान रखना कि मोमेंटम इज चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस फ्रॉम या टेक्स प्लेस व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में जो मोमेंटम अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, या फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो यहां से वही आया। अब डीपी हटा दे रहा है, तुम लोग डीपी समझ नहीं पा रहे हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीपी अपॉन डीटी। तो हम यहां से डीपी अपॉन डीटी हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज हो रहे हो तो यह प्रोपोर्शनल टू यहां लिख सकते हैं ना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब क्या है चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, अभी जस्ट बताया बेटा कि चेंज इन मोमेंटम मतलब स्टार्टिंग में अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की u होगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v है, अगर क्या v। तो एक चीज ध्यान रखना, चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज जब भी निकालेंगे मतलब डेल्टा p इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। m इज द कांस्टेंट, तो m फाइनल वेलोसिटी v माइनस m u इनिशियल वेलोसिटी। तो यही तो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम एम बी माइनस एम यू। तो यहां पे ये पुट कर देंगे, अगर टी टाइम ले रहा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है और वी तक पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है टी, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू टी। तो ये आ जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। अब हमने पढ़ाया था एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होते हैं बेटा चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? एक सेकेंड में जितनी भी वेलोसिटी चेंज आएगी किसी बॉडी की वही उसका एक्सीलरेशन बोला जाता है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यहां से m कॉमन ले लो तो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। अब यहां से v माइनस यू की जगह यू वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सीलरेशन की, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा f इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा f प्रोपोर्शनल टू एम ए। आया कि नहीं आया ये? अब यहां से प्रोपोर्शनल साइन हटा दो ये, तो f इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा दो के एम ए, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 ले ली जाती है, कितनी? कांस्टेंट इज ऑलवेज 1, तो f इज इक्वल टू एम ए, कांस्टेंट वैल्यू कितनी ली जाती है बेटा 1, तो यहां से आ जाएगा f इज इक्वल टू एम इंटू ए।
ये डेरिवेशन है बेटा। जब भी सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ पूछा जाएगा तो ऑलवेज इसको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा इसी मेथड से, ठीक है ना, इसी के द्वारा इसको डिस्क्राइब करेंगे। जब ये इतना आ जाएगा बेटा तो वो हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा कि न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू ma, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है ना। इसको फोर्स की दूसरी डेफिनेशन होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मास। ठीक है ना। अब यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हारे कि अगर यहां से F की वैल्यू निकलवा रहा हो, यम A की वैल्यू दी हो तो F की वैल्यू निकाल सकते हो ना, यम दिया हो A दिया हो तो F की वैल्यू निकल आएगी। अगर इसी में अगर यहां से एक्सीलरेशन पूछा जाए, क्या एक्सीलरेशन, अगर कहा जाए फोर्स दिया है तुम्हारा, F गिवन है, M गिवन है, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन यम आ जाएगा ना। इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछ जाते हैं, ये ध्यान कर लेना कि A इज इक्वल टू F बाई यम। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो रिलेशन निकला है बेटा इसको ध्यान रखो कि जो F होता है, F मींस फोर्स अप्लाइड इन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन, कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन यहां एक चीज और ध्यान रखना, किसी बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, कि मतलब जो एक्सीलरेशन है उसके मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। नहीं समझ पाए, मतलब अगर मास बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, एक्सीलरेशन बढ़ेगा मास कम होगा। समझ पाए कि अगर कोई हैवी बॉडी या मतलब दो बॉडी हैं A और B, अगर इसका मास ज्यादा है मतलब m1 m2, अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 है बेटा, मतलब A बॉडी का मास ज्यादा है B बॉडी का मास कम है, तो यहां से एक्सीलरेशन क्या होगा, A2 इज ग्रेटर देन A1, मींस जिसका मास कम होगा, ये लेस है, यहां पे है ना लेस, ये कम है ना, तो इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद आएगा बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो बेटा क्या होती है, न्यूटन। एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, एसआई यूनिट ऑफ एफ, एसआई यूनिट एफ क्या क्या होगी बेटा, न्यूटन। इसके अलावा इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए होता है, तो यहां से क्या होता है मास द केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है बेटा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, तो मतलब वी की होती है मीटर पर सेकंड और टी की होती है सेकंड, तो यहां से क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये वही हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो तुम्हारा एफ का एक जे यूनिट हो गया, एक जे तुम्हारा यूनिट हो गया। नहीं समझ पाए? अब कहा जाए अगर फोर्स निगेटिव अप्लाई हो रहा है, मतलब फोर्स की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो फोर्स की वैल्यू जब निगेटिव आएगी, जब मतलब कोई बॉडी के जब बॉडी अगर मूविंग कंडीशन में अगर जा रही होती है तो उसके अपोजिट में क्या लग रहा होता है, फोर्स अब ज्यादा अप्लाई हो रहा है या फोर्स अप्लाई हो रहा, तो मान लो मूविंग बॉडी है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में एक ही फोर्स अप्लाई होता है, क्या, फ्रिक्शन फोर्स। किसी भी बॉडी की मूविंग कंडीशन के अपोज में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर जब आज ये अप्लाई होता है, जब एफ की वैल्यू क्या होती है बेटा निगेटिव अगर दिख रही हो तुम्हें, जे एफ इज इक्वल टू माइनस दिख रही है या एफ की वैल्यू निगेटिव शो कर रहा है, तो ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। बॉडी की किसी भी बॉडी जो मूविंग कंडीशन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है ना। इसके बाद बेटा आता है जो सेकेंड लॉ जो पढ़ाया आपको, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस, क्या किस चीज में यूज होता है तुम्हारे सेकेंड लॉ, कहां कहां पे अप्लाई करते हैं। तो इसमें आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ। इतना समझ में आया बेटा जो अभी तक पढ़ाया कि क्या क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, ठीक है ना। और इसका डेरिवेशन न्यूटन सेकेंड लॉ का, मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज समझ में आ गई। तो अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या क्या होती है एप्लीकेशंस। जैसे कि एक एप्लीकेशन में बता दे रहा हूं कि जब भी क्रिकेट के मैदान में जब कोई कैच उठता है, ठीक है ना, या कोई बैट्समैन किसी गेंद को मारता है और कैच जाती है या सीधे स्ट्रेट जा रही हो बॉल, तो जो कैच लेने वाला होता है, कैचर होता है या फील्डर होता है बेटा, वो अपने हाथ को क्या कर लेता है, थोड़ा सा पीछे कर लेता है। क्या कर लेता है, थोड़ा पीछे कर लेता है। अगर पीछे नहीं करेगा, अगर वहीं पे खड़ा रखेगा, वहीं पे लिए रहेगा, तो उसमें क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, हाथ में दर्द होने लगता है, ठीक है ना। तो जिसके कारण वो थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाता है, हाँ, मतलब कि बॉल जब कैच लेता है, कैच लेने के बाद हाथ थोड़े से बैकवर्ड, पीछे की डायरेक्शन में ले जाता है। दिस इज ड्यू टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ कैसे ये अप्लाई होगा, इसमें क्यों ले जाते हैं। सपोज दैट अभी जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि अगर कोई टाइल्स हैं, टाइल्स को अगर तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो अगर स्टार्टिंग में जो मोमेंटम होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जैसे ही इस टाइल्स पे हाथ पड़ता है जाके, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो, जिसके कारण टाइल्स ब्रेक हो जाती है, ठीक है ना। वह उसी के बिल्कुल सेम ये मेथड है कि जो क्रिकेट जब कोई भी प्लेयर या फील्डर कैच लेता है तो वो अपने हाथ को क्या बैकवर्ड पोजीशन में ले आता है, थोड़ा सा पीछे ले आता है, ड्यू टू द मोमेंटम या ड्यू टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। कि मतलब जब वो उसमें फोर्स अप्लाई होगा या मोमेंटम अप्लाई होगा स्टार्टिंग पोजीशन में, तो मोमेंटम इज हाई, बट आफ्टर टेकिंग द कैच बाय द फील्डर द मोमेंटम अचानक मतलब सडनली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर सडनली जीरो हो जाएगा तो थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, ठीक है ना, मतलब जिससे कारण क्या हो जाए, मोमेंटम थोड़ा सा बना रहे उसमें। अगर वहीं पे स्टॉप कर लिया कैच लेने के बाद, तो उसमें तुम्हें मतलब कि वो फोर्स अप्लाई करेगा जो भी बॉल होगी, जिसके कारण तुम्हारे हाथ में दर्द होने लगेगा, मतलब बॉल तुम्हारे हाथ में लगेगी, जिसके कारण से क्या करते हैं कि थोड़ा सा कैच लेने के बाद हाथ को पीछे ले आते हैं कि मोमेंटम शून्य ना हो, अचानक से जीरो ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए हम जब भी कैच लेते हैं बॉल को, तो हाथ को पीछा करते हैं, पीछे ले जाते हैं बैकवर्ड पोजीशन में, ठीक है ना। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसके बाद बहुत सारे इसमें एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि द केस हाई जंपर, ठीक है ना, द यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार्स, दिस इज ऑल एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें आता है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में एक दो न्यूमेरिकल्स करा दे रहा हूं, ठीक है ना, और न्यूमेरिकल्स लगाते रहो बेटा। जो भी प्रॉब्लम हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ग्रुप में, पर्सनल व्हाट्सएप करो, ठीक है ना, ग्रुप में मत सेंड करना। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो बेटा व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है ना, ग्रुप पे मत सेंड करना। तो कह रहा है कि एग्जांपल फर्स्ट कह रहा है या क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है बेटा, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। कह रहा है व्हाट फोर्स, एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना, ए की वैल्यू दिया है, एम की वैल्यू दिया है, मतलब एम इज इक्वल टू दे रखा है 6 kg एंड ए इज इक्वल टू दे रखा है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से निकालो यार, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है ना, तो यहां से आ जाएगा एम मतलब कि 6 इंटू ए 4, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन। क्या 24 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा। एक जो न्यूमेरिकल हो गया तुम्हारा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है तुम्हारा बेटा, साफ कर दें,
नेक्स्ट है बेटा, कह रहा है अब F दिया है, M दिया है, A की वैल्यू पूछ रहा है। कह रहा है 12 न्यूटन्स। बेटा न्यूटन को N से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, केवल N लिख देते हैं। इसके बाद मास दे रखा है 3 kg। तो फार्मूला होता है A इज इक्वल टू 12/, या मतलब कि A इज इक्वल टू F/m। अरे बेटा यहां से निकाल लो, F इज इक्वल टू m होता है, तो यहां से A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m होगा कि नहीं होगा। अब यहां से वैल्यू पुट अप कर दो, F इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। A है पूछ रहा है ना, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी। समझ में आया। इसके बाद और एक न्यूमेरिकल है जो मैं बता दे रहा हूं। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सॉल्व करना, जो भी दिक्कत हो पूछना हमसे, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और बता दे रहा हूं मैं। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट ए कार वेलोसिटी, इतना दे रखा है 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कह रहा है u इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेकेंड। ये घर से करना है तुम लोगों को, सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। मास ऑफ कार इज m इज इक्वल टू दे रखा है 1500 kg, ठीक है ना। कह रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करना है। बेटा फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। लेकिन यहां पे m दिया है, ठीक है ना, ये नहीं दिया है, तो ये कहां से निकालेंगे, एक्सीलरेशन कहां से निकालेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट मोशन से इक्वेशन पढ़ाया था हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत सारे 3 इक्वेशन बताया था मैंने। तो v इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पढ़ाया था बेटा, ठीक है ना। v इज इक्वल टू u प्लस at, यहां से v की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, t की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। इसकी जगह वैल्यू पुट कर देना है, v जगह 30 इज इक्वल टू u की जगह 0 और प्लस a की जगह, क्योंकि a पूछ रहा है, t की जगह कितना 10, यहां से निकल आएगा 30 इज इक्वल टू 10a। a की वैल्यू आ जाएगी, a इज इक्वल टू 30/10, तो a कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना ही नहीं आएगा। अब जब a आ जाएगा, m की वैल्यू मालूम है, तो यहां से लगा देना m इंटू ए। m तुम्हारा दिया है 1500, a की वैल्यू 3, तो 4500 kg या न्यूटन कह सकते हो सीधे, ठीक है ना। F कितना आ जाएगा 4500 न्यूटन अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है ना। इसके बाद और भी न्यूमेरिकल है जो कि सॉल्व करना तुम लोग, जो प्रॉब्लम है पूछना। अब कह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है, ठीक है ना। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। टाइम काफी हो रहा है, और बेटा नोट्स प्रिपेयर करते चलो, नोट्स प्रिपेयर करते चलो, क्योंकि मैं नोट्स सेंड कर दे रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं उसके वीडियो सेंड कर रहा हूं और नोट्स ग्रुप में भेज दे रहा हूं। तो जिसने भी नोट कंप्लीट नहीं किया है फिजिक्स के, बेटा कंप्लीट कर ले। अदरवाइज जब भी वो स्कूल ओपन होगा, मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा सारा नोट्स चेक करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए नोट्स कंप्लीट करते हुए चलो बेटा, ठीक है ना। और जिसके नोट्स कंप्लीट हैं, वो जिसके नहीं कंप्लीट है उसको थोड़ा हेल्प करें कि वो नोट्स जिसके कंप्लीट नहीं है उसको सेंड कर दें, ठीक है ना बेटा। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया है या एडमिशन कराया है, तो उनके पास नोट्स प्रोवाइड करा दो उनके पास, क्योंकि नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इतना ही काफी है आज। थैंक्स फॉर टुडे ऑल ऑफ यू, ठीक है ना।